हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक त्रिपाठी और आप लोग देख रहे हैं ब्लड या रक्त। तो हम लोग क्या है आज ब्लड को समझेंगे, बॉडी में ये समझेंगे ब्लड क्या होता है, ठीक है। ये काम क्या करता है, किस लिए बॉडी में दिया गया है, क्या क्या कंपोनेंट है, किन चीज़ों से मिलके बना है और क्या इससे संबंधित बीमारियां होती हैं, यानी सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे ब्लड से संबंधित, ठीक। तो ब्लड से संबंधित चीज़ें जानने से पहले हम लोग ब्लड के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो देखो क्या होता है, ब्लड आपने देखा होगा जब कभी किसी के चोट लगेगी तो क्या होता है, चोट लगने से उस हिस्से से क्या होता है, चिपचिपा तरल निकलता है लाल रंग का, ठीक। तो लाल रंग का जो चिपचिपा तरल निकल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड। तो पहली चीज हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्लड जो होता है वो एक चिपचिपा तरल होता है। ब्लड क्या होता है, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। बॉडी में चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लड। और इसका रंग कैसा होता है, लाल। लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ब्लड, ठीक। अब क्या होता है ब्लड, ब्लड जो होता है इसका काम क्या होता है, अगर हम लोग पूछे कार्य क्या होंगे ब्लड के, ठीक। ब्लड क्या होता है, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। और कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है हमारे शरीर में पोषक तत्वों, पोषक तत्वों व ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। यानी हम लोग के शरीर में जो है, हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, देखिए हमने जैसे कि आपको सेल में पढ़ाया था ना, कोशिका, जब हम लोगों ने क्लास की थी तो हम लोगों ने कहा था कि जो हम लोग जो खाना पीना खाते हैं तो वो खाने के बाद जाता है पेट में, और पेट में होता है उसका डाइजेशन। तो हमने कहा था खाना खाते हैं हम लोग किस लिए, क्योंकि हम लोग जिंदा रहते हैं। किस लिए जिंदा रहते हैं, हम लोग जिंदा नहीं रहते, जिंदा हम लोग का शरीर है, ठीक है। तो शरीर जो जिंदा है, वो शरीर जिंदा है किसकी वजह से, क्योंकि हमारे अंग जिंदा है। हमने बताया था कोशिका में, आपको याद होगा। और अंग जिंदा है तो हमारे ऊतक जिंदा है, और ऊतक जिंदा है तो हमारी क्या, कोशिका जिंदा है। तो जो हम लोग खाना पीना खाते हैं वो किसकी वजह से, कोशिका की वजह से, उसको जिंदा रखना है, तभी हम लोग को क्या है, पूरा शरीर अच्छे से काम कर पाए, ठीक। तो देखो खाना तो खा रहे हैं हम लोग कहाँ पे, मुंह से खाएंगे, और अंग मतलब पेटों में जाएगा, पेट में जाएगा। अब पेट में होगा इसका डाइजेशन, तो पेट का काम खाली होता है डाइजेशन करने का, पचाने का। पचाने के बाद क्या होता है, उसमें से जो पोषक तत्व निकले हुए हैं, उस खाने में से जो पोषक तत्व निकले हुए हैं उनको अब अलग अलग से, यानी अलग अलग कोशिका या ऊतक तक जो पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है, रक्त का होता है। खून ही क्या करेगा, जो खाना हम लोग खाएंगे, पेट में उसका जब डाइजेशन हो जाएगा, पेट में सारे पोषक तत्वों को अलग अलग कर दिया जाएगा, तो पेट में क्या होता है, छोटी आंत में ब्लड क्या है, आता है, और वहां से पोषक तत्व का क्या करता है, अवशोषण करता है, और लेके धीरे धीरे पूरे जितने भी अंग हैं और जितने भी ऊतक हैं सारी जगह दे जाके देगा। और हमारे सारी कोशिका ऊतक अच्छे से काम करेंगे ताकि शरीर अच्छे से कार्य कर पाए, ठीक। तो पहला कार्य तो यही हो जाता है कि शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन करेगा। दूसरा क्या है, O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा है। मान लो कि हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है। सांस ले रहे हैं तो सांस हम लोग नाक से ले रहे हैं और जा रही है कहाँ पे, फेफड़े में, फेफड़े में जा रही है। तो फेफड़ा क्या करता है, खाली सांस को स्टोर करने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन का स्टोर करता है, ये स्टोर करता है यानी इकट्ठा करके रखता है। और इकट्ठा करने के बाद ब्लड क्या होता है, फेफड़े में आता है। हम लोगों ने ऑक्सीजन बाहर से ली और ऑक्सीजन फेफड़ों में रखी हुई है, और ब्लड आएगा, फिर क्या है, ब्लड आएगा फेफड़े में, हार्ट भेजेगा, ब्लड आएगा फेफड़े में। फेफड़े से क्या होगा, वो ऑक्सीजन को उठाएगा, और उठाने के बाद फिर पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, और हर एक बॉडी के सेल में जाके देगा ऑक्सीजन। जहाँ पे होता है, हमने बताया था ना, कोशिकीय श्वसन होता है। तो ऐसे ही हर एक कोशिका में जाके ऑक्सीजन देगा, जिससे हमारे शरीर के सारे टिश्यू और सारे अंग और सारे कोशिकाएं मिलके अच्छे से सारे शरीर को अच्छे से क्रिया कराती रहेंगी। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत किसको होती है, ब्रेन को, ठीक। तो ये ब्रेन में भी क्या है, पूरी सप्लाई करता है पोषक तत्वों और गैसों की, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ब्लड का कार्य क्या होता है, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। देखो ऑक्सीजन लेके जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये सारी जो कोशिकाएं हैं उनसे लेके भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेंगे तो ब्लड क्या करेगा, लेके जाएगा और ऑक्सीजन देगा, और वहां से जो कोश कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़े में ला के देगा, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, ठीक। तो O2 और CO2 का परिवहन कर रहा है, और पोषक तत्वों का भी परिवहन कर रहा है, कौन, तुम्हारा ब्लड कर रहा है, ठीक। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और मेन काम होता है, इसका एक और मेन काम क्या होता है, ये जो हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित रखता है, ताप को नियंत्रित करता है, ठीक। ताप को कैसे नियंत्रित करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ह्यूमन बॉडी में हम लोग समतापी जीव हैं, ठीक। तो समतापी जीवों में
हम लोग का जो जीव है, हम लोग जो मनुष्य हैं, ह्यूमन है, उनका जो शरीर का टेम्परेचर रहता है कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, इतना रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमारी नसों में क्या कर रहा है, अच्छे से दौड़ रहा है, अच्छे से क्या है, नसों में प्रवाह कर रहा है, तो इसी वजह से हमारे शरीर का ताप नियंत्रित है। ठीक, अब क्या होता है, मान लो ये नसों में दौड़ रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट बीपी 120-80 की स्पीड से पूरा बीपी प्रेशर बना के रखे हुए और नसों में भेज रहा है। तो नस में जब ब्लड जाता है तो नस और ब्लड के बीच में क्या होता है, ऐसे फ्रिक्शन होता है। मान लीजिए कोई चीज है, ये दो हाथ है, हम अगर इसमें ऐसे फ्रिक्शन करेंगे तो फ्रिक्शन करने पे क्या होगा, एक गर्मी पैदा हो रही है, थोड़ा सा तापमान इसका क्या होता है, बढ़ जाता है, हमारे दोनों हाथों के बीच का तापमान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण होने से। तो ऐसे जो ब्लड है वो नसों के बीच में क्या है, घर्षण कर रहा है, यानी दौड़ रहा है तो घर्षण हो रहा है, रगड़ हो रही है, तो उस रगड़ से क्या है, बॉडी का टेम्परेचर एक बनता है। वो टेम्परेचर कौन नियंत्रित रखता है, ब्लड। ठीक, वो टेम्परेचर कितने डिग्री बनता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये सामान्य टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। तो ये ताप को 37 डिग्री बना के कौन रखे हुए, ब्लड बना के रखे हुए। ठीक, तो इसके दो मेन काम होते हैं, क्या, पोषक तत्वों और CO2 और CO2 का परिवहन करना तथा ताप को नियंत्रित करना। ठीक, यानी हमारी बॉडी में पूरे के पूरे जितने भी टेम्परेचर है उसको नियंत्रित कौन करके रखे, ब्लड करके रखे। ठीक है, पोषक तत्वों में कई चीजें आ जाएगी, प्रोटीन आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे। ठीक है, और जितने भी विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जितने भी बॉडी में जिसको जहाँ कोई चीज की जरूरत है वो ब्लड ही लेके जाएगा। और मिलेगा कहाँ से, हम लोग खाने से जो खाएंगे। ठीक, खाना खाएंगे, पेट में हजम होगा, हजम होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद ब्लड आके सारी चीजें जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। ठीक, तो ये होता है हमारा ब्लड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चिपचिपा तरल पदार्थ होता है लाल रंग का, और इसके ये दो मेन काम हैं। ठीक, अच्छा, और थोड़ी सी दो तीन चीजें जान लेते हैं हम लोग के ब्लड के बारे में। और क्या जान लेते हैं, और देखिए क्या होता है, ये संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। अभी संयोजी ऊतक क्या होता है, संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब जुड़ा, जुड़ा रहे। और ऊतक का मतलब आप जानते हैं, ऊतक मतलब होता है हमारे जितने भी बॉडी के टिश्यू हैं, ठीक है, टिश्यू हैं, उनको जोड़ के रखे हुए ब्लड, टिश्यू तक ब्लड सप्लाई हो रही है, तो टिश्यू क्या है, अच्छे से जुड़े हुए हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, ब्लड को संयोजी ऊतक कहा जाता है, कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। पूरी बॉडी में क्या है, टिश्यू यानी ऊतक को जोड़ के रखे हुए कौन, ब्लड, तो संयोजी ऊतक। ठीक, ऊतकों को जोड़ के रखे हुए ब्लड, तो ये संयोजी ऊतक हो गया हमारा। ठीक, अच्छा, अभी क्या होता है, इसकी मात्रा भी आप लोग जान लीजिए कि पुरुषों में इसकी मात्रा अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। ठीक, तो पुरुषों में इसकी सामान्य लगभग मात्रा देखी गई है 5 से 6 लीटर। ठीक, पुरुषों में औसत मात्रा लगभग इसकी है 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में होती है इसकी औसत मात्रा, महिलाओं में 4 से 5 लीटर। पूरे लीटर की बात हो रही है, नहीं, पूरी बॉडी में जो है, अगर ब्लड को निकाला जाएगा तो पुरुषों में लगभग 5 से 6 लीटर मिलता है, और महिलाओं में लगभग 4 से 5 लीटर मिलता है, 1 लीटर का फर्क रहेगा। ठीक, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, कि पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है, 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में कितनी पाई जाती है, 4 से 5 लीटर। ठीक, अच्छा, एक ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बताइए पूरे शरीर का कितना परसेंट होता है रक्त, पूरे शरीर का, सॉरी, पूरे शरीर का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर आ जाता है, ये होता है लगभग 7%। ठीक है, पूरे शरीर का लगभग 7% होता है हमारा ब्लड। ठीक, ये याद रखिएगा दो चीजें, कि रक्त की अगर मात्रा पूछेगा तो 5 से 6 लीटर पुरुषों में, महिलाओं में 4 से 5 लीटर, और पूरे शरीर में कितना प्रतिशत होता है ब्लड का, कितना परसेंट होता है, वो लगभग कितना होता है, 7% होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद ये पूछा जाता है निर्माण कहाँ होता है, कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यानी रक्त बनता कहाँ पे है। ठीक है, बनना भी तो चाहिए ना। तो रक्त जो बनता है हमारे बॉडी में वो एक बोन मैरो होती है, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ये हड्डियों के बीच में होता है, इसी में बनता है हमारा ब्लड। ठीक है, हड्डियों के बीच में एक चिपचिपा तरल होता है, जो लंबी हमारी जो हड्डियां हैं, जैसे कि ह्यूमरस है, हाथ की हड्डी, फीमर है, जांग की हड्डी, तो जितनी भी लंबी लंबी खोखली हड्डियां हैं
उनके बीच में एक चिपचिपा अस्थि मज्जा बोन मैरो होता है, उसी में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आरबीसी का होगा, प्लेटलेट्स का होगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग जानेंगे आगे जब इसके पार्ट जानेंगे। ठीक, लेकिन अगर कोई ऐसी बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो हम लोग बताएंगे ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ठीक, अच्छा ये किसकी बात हो रही है? वयस्कों में, वयस्कों में। ठीक, वयस्कों में बात हो रही है। अच्छा भ्रूण, भ्रूण समझ रहे हैं ना आप लोग? भ्रूण का मतलब होता है वो बच्चा जो अभी गर्भ में है, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है। अब बोन मैरो में हमने बताया ना, तो बोन मैरो कहाँ होती है? हड्डियों के खोखले भाग में, हड्डियों के हड्डियों के खोखले भाग। बोन मैरो कहाँ होती है? हड्डियों के खोखले भाग में होती है, उसी में वयस्कों में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण जो होता है ना, बच्चा जो होता है अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसमें कहाँ पे निर्माण होगा? क्योंकि उसमें तो हड्डियां होगी नहीं, भ्रूण में कहाँ से हड्डियां होंगी? तो बच्चे को अगर ब्लड मिलेगा नहीं तो उसका जन्म कैसे होगा, उसके बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होगा? अचानक से तो है नहीं कि पैदा हुआ तुरंत उसके बॉडी में हड्डियां हो गई, बोन मैरो हो गया। हड्डियां तो कितने देर में आती है। ठीक, तो अगर हड्डियां बच्चों में नहीं है, हड्डियों में खोखला भाग नहीं है, वयस्कों में होता है, तो भ्रूण में जो होता है उसको बोला जाता है लीवर। यानी जो भ्रूण हैं, जो बच्चे हैं, उनमें जो होता है रक्त का निर्माण वो किसमें होगा? लीवर में होगा, उनके यकृत में होता है, उनके लीवर में, वहां उनका फॉर्मेशन होगा। और फिर जब उनका जन्म हो जाता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हड्डियों का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उनके हड्डियों में बोन मैरो आती है और फिर वहां विकास होने लगता है ब्लड का। ठीक, तो ये याद रखिएगा, निर्माण होने लगता है। क्योंकि वयस्कों में निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? हड्डियों के खोखले वाले। और भ्रूण यानी छोटे बच्चों में क्या होता है? तो छोटे बच्चों में याद रखिएगा लीवर यानी यकृत में होता है ब्लड का निर्माण। ठीक, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। ठीक, अच्छा अभी हम लोग क्या जानते हैं? रक्त के भाग। रक्त के भी कई भाग हैं, पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया कि चिपचिपा तरल होता है, लेकिन इस तरल में कई भाग होते हैं, कई भाग से मिलकर ये बना है तरल। ठीक, देखने में लगेगा आपको चिपचिपा है, लाल है, तरल है, लेकिन इसमें भी कई भाग होते हैं जिनसे मिलकर पूरा ब्लड बनता है। ठीक, तो रक्त के भाग में अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखो दो मेन भाग, इसके दो मेन भाग होंगे। ठीक, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, इसके दो मेन भाग होंगे। ठीक, एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, प्लाज्मा, दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेल्स, यानी रुधिराणु। रुधिर मतलब लाल होता है, इसीलिए इसको रुधिराणु भी बोलते हैं। इसको ब्लड का एक नाम रुधिर भी होता है, इसको रुधिर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? दो भाग ब्लड के। ठीक, अभी मान लो ये हमारा पूरा ब्लड, ठीक, ब्लड होगा पूरा 100%। ठीक, अभी इसमें 100% में दो भाग हो गए हमारे, पूरा ब्लड है 100%, उसमें दो भाग हो गए, प्लाज्मा और सेल्स। तो जो प्लाज्मा होता है उसका जो भाग होता है, यानी कि परसेंटेज की बात करें, तो वो होता है 55 से 60% लगभग। ठीक, और ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 40 से 45%। 40 से हमारा 55 से 60%, और जो सेल होंगे वो होंगे 40 से 45%। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग कि ये जो दो मेन भाग हुए इसमें 100% में, प्लाज्मा हो गया हमारा 55 से 60% और सेल्स हो गए हैं 40 से 45%। ठीक, अभी हम लोग दो भाग तो हो गए, अभी इनको भी अलग अलग डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है इसके भी मेन दो भाग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होता है? जल, और साथ में क्या होता है? इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स, खनिज, ग्लूकोज। ठीक, ये सारी चीजें और भी पाई जाती हैं इसमें। वो होता है हमारा दूसरा भाग प्लाज्मा का, और एक भाग होता है जल। तो जो जल होता है वो लगभग होता है 90%, और ये बचा जो लगभग 10%।
तो ये याद रखिएगा आप कि देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पूरा है हमारा ये ब्लड, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो पूरे ब्लड का कितना है 55 से 60%। ठीक, उसमें भी फिर दो भाग, जिसमें से जल 90% और प्रोटीन्स और अदर चीजें बनी कितनी 10%। अच्छा, ये 90 और 10 55 और 60 में कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम इस प्लाज्मा के पूरे 100% की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी पूरा पूरा जो प्लाज्मा है 100%, उसमें 90% जल है और बाकी अदर चीजें बनी है 10%। वो कौन है? ग्लूकोज है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आदि हैं ये सब। ठीक, अच्छा, और 40 से 45 हमारा सेल रुद्राणु पहले ही। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, प्लाज्मा 55 से 60% और प्लाज्मा में भी जल कितना 90% और प्रोटीन्स वगैरह कितने 10%। ठीक, अच्छा, अभी हम लोग ये जान ले प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं। यानी ब्लड में है प्लाज्मा तो इसका कुछ तो कार्य होगा ना। ठीक, कि जल है, प्रोटीन है, इसका कुछ तो कार्य होगा। तो ये तो याद रखेंगे आप, प्रोटीन और जल जो होता है ये सारे क्या है बॉडी में एनर्जी के लिए होते हैं, ऊर्जा देंगे। ठीक, लेकिन एक और होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त कोशिकाएं, इसमें रक्त कोशिकाएं आसानी से, इसमें रक्त कोशिकाएं आसानी से परिवहन करती। देखो कोशिकाएं क्या है, ये है ठोस और प्लाज्मा है तरल। ठीक, ये तरल भाग होता है, ये ठोस भाग होता है। तो मान लीजिए ठोस है, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है, कोई तरल माध्यम चाहिए ना। ऐसे तो अपने से चली नहीं जाएंगी कि ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे रगड़ के पूरे दिन ऐसे भेजेंगे। इनको अपने आप ले जाने के लिए कोई तरल माध्यम चाहिए, तो उसमें कौन ले जाता है, वो प्लाज्मा ले जाता है। यानी जो सेल्स हैं ब्लड में, इनको एक जगह से दूसरी जगह, इनकी भी जरूरत है ना पूरे बॉडी में। तो एक जगह से दूसरी जगह जो सेल हैं, इनको कौन ले जाएगा, प्लाज्मा ले जाएगा। इन्हीं की मदद से इसी में तैरती रहती हैं और तैरते तैरते क्या होती है, पूरे शरीर में जाके जहाँ जो जरूरत होती है उसकी पूर्ति करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कार्य क्या होगा प्लाज्मा का, इसमें रक्त कोशिकाएं आसानी से परिवहन करती हैं। प्लाज्मा नहीं होगा, कोशिकाएं अच्छे से परिवहन नहीं कर पाएंगी, हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा प्लाज्मा, ये आप समझ गए। अभी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं क्या, सेल यानी रुधिर। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आप रुधिर अणु को ऊपर हेडिंग में डालेंगे। ठीक है, ठीक, तो जैसा कि आपने पहला भाग जो है प्लाज्मा पढ़ ही लिया है। 55 से 60%। और देखिए हर चीज बायोलॉजी में लगभग में बात होगी, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं। दूसरा हम लोग ने रुधिराणु जो हेडिंग डाली थी, इसको अब डिटेल में पढ़ना है। इसको देखिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको पढ़ना। रुधिराणु यानी सेल्स, ये हमारी कितनी थी, 40 से 45%। सेल्स, तो मेनली जो सेल्स होती है वो तीन तरह की होती है। ठीक, एक होती है हमारी आरबीसी, दूसरी होती है हमारी डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसको आप जानते होंगे, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और प्लेटलेट्स तो पता ही आपको, प्लेटलेट्स। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वेत रुधिर कणिका, सॉरी आई एम माय मिस्टेक, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, और इसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट को क्या बोलेंगे, रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिएगा। आरबीसी को बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स हिंदी में लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रक्त बिंबाणु। ठीक, अच्छा, एक चीज और है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो इसका टेक्निकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। जो रिपोर्ट, जब आप किसी की ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादातर वही लिखा रहता है, उसको बोलते हैं लोग एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोसाइट जो होती है वो होती है कौन, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। साइट मतलब कोशिका होती है ना। ठीक, तो एरिथ्रोसाइट हो गई हमारी कौन सी, रेड ब्लड सेल। अच्छा, अभी क्या होता है, इसका क्या होता है, एक मिनिमम, कम से कम एक इसकी क्या है, एवरेज वैल्यू होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए ब्लड में, तब कहा जाएगा नॉर्मल है ब्लड। ठीक, तो कितनी संख्या होनी चाहिए, वो होती है लगभग 50 लाख। कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50 लाख इसकी संख्या होनी चाहिए, जिसको हम लोग 5 मिलियन भी बोलते
1 मिलियन में 10 लाख, ऐसे ही 5 मिलियन में कितना होगा 50 लाख। तो इसकी अगर संख्या की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 लाख इसकी संख्या आ जाती है। ठीक, अब इसकी एक लाइफ भी होती है, यानी इसकी क्या होगी, एक जीवन काल होता है, वैलिडिटी होती है, उसके बाद क्या होती है, खत्म होती है, फिर नई बनती रहती है, वो खत्म होती रहती है। ठीक, तो लाइफ जो होती है इसकी लगभग होती है 120 दिन। इसका जो लाइफ होगा, इसका जो टाइम होगा कि ये कितने दिन में खराब हो जाएगी, वो लगभग कितना 120 दिन, 4 महीने लगभग लगभग इसे सही रहती है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, खराब होती है, नई बनती रहती है। इसी वजह से क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, बनती कहाँ है, याद रखिएगा बोन मैरो में ही बनती है। सबसे ज्यादा रुधिराणुओं में जो संख्या होती है वो आरबीसी की ही होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रुधिराणु संख्या होगी आरबीसी की होगी, और लाइफ होगी 120 दिन, और खत्म हो जाती है जाके कहाँ पे, प्लीहा में। एक हमारे शरीर में ग्रंथि दी हुई है प्लीहा तिल्ली, जिसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं रक्त की कब्र। रक्त नहीं, व्हाइट आरबीसी की बोलेंगे तो सही रहेगा, आरबीसी की कब्र। आरबीसी की कब्र यानी क्या होता है कि 120 दिन तक जिंदा रहेगी, फिर ये जाके आरबीसी जो होती है प्लीहा में जाके क्या है, खत्म हो जाती है, और वहां खत्म हो जाती है, फिर वहां बोन मैरो से नई बन के फिर आ जाती है। खत्म कहाँ होती है, जाके प्लीहा में, यानी तिल्ली में इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, संख्या कितनी है 50 लाख या 5 मिलियन, लाइफ कितनी है 120 दिन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट। इसका जो टेक्निकल नाम होता है, आप रिपोर्ट में देखें क्या, ल्यूकोसाइट, टीएलसी के नाम से इसको देखा जाता है रिपोर्ट में। ठीक, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक, ल्यूकोसाइट। अब इसकी भी संख्या होती है, अभी क्या होता है, इसकी संख्या होती है लगभग 4000 से 10,000 के बीच। 4000 से 10,000 के बीच में इसकी संख्या होगी ब्लड में पूरी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये। ठीक, ल्यूकोसाइट जो होती है 4000 से 10,000 के बीच में होगी, और इसकी जो लाइफ होगी वो होती है लगभग 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन क्या होता है, इसकी जिंदगी होगी, इसके बाद ये क्या है, धीरे धीरे खत्म होती है और नई बनती रहती है। ये याद रखिएगा, बनती रहती है, एवरेज बना रहता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी। अच्छा, इसका मेन रोल होता है हमारी बॉडी। ठीक है, आरबीसी का मेन रोल क्या होता है, आरबीसी का काम क्या होता है, अगर हम लोग इसके कार्य की बात करें, इधर लिख लेते हैं कार्य आरबीसी का। ठीक है, एक ही जगह सब चीज हो जा रहा है। तो आरबीसी जो होता है, तो ये देखिए आरबीसी। ठीक, और आरबीसी के ही ऊपर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, यानी एचबी। समझ रहे हैं, एचबी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये एक प्रोटीन होता है, दो तरह का, हीमो और ग्लोबिन, दो प्रोटीन होते हैं, उन्हीं से मिलकर बना हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के जो ऊपर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, ये करता है ऑक्सीजन का परिवहन, O2 का परिवहन करता है। कौन करेगा, आरबीसी के ऊपर उपस्थित हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसी होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो होगा, मान लीजिए ये आरबीसी का आकार गोल होती है, बीच में चपटी होती है, इसके ऊपर यहाँ हीमोग्लोबिन होगा। ठीक, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, जब ब्लड जाएगा फेफड़े में, तो फेफड़े में आरबीसी भी जाएगी ब्लड के साथ, और जो आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होगा वो पूरी ऑक्सीजन को उठाएगा, और उठा के क्या करेगा, पूरे बॉडी में जाके देगा, और जाके ऑक्सीजन देगा, वहीं से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड उठा के फेफड़े में देगा, और फेफड़े से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। फिर हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, फिर ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन लेगा और जाके देगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा, फेफड़े में देगा, हम लोग निकाल देंगे। तो ये पूरा काम चल रहा है किसकी वजह से, आरबीसी की वजह से। ठीक, तो आरबीसी क्या है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक, और हीमोग्लोबिन में ही होता है आयरन। हमने बताया नहीं, हीमो हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन। तो आयरन से क्या होता है, हम लोग की बॉडी में शक्ति मिलती है, हम लोग की बॉडी में शक्ति प्रदान करता है आरबीसी। आरबीसी अगर अच्छे से है तो हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से चीजों में मेहनत कर पाएंगे, शारीरिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। किस वजह से, क्योंकि हमारी आरबीसी अच्छी खासी है बॉडी में। ठीक है, क्योंकि वही क्या है, आयरन बनाएगी, और आयरन से बनेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आरबीसी अच्छे से डेवलप करती रहेगी। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, ये देखो हमने यही लिख दिया ना, आप लोग ये याद रखिएगा, ये आरबीसी है, आरबीसी का कार्य। अब चलो ऐसे कर देते हैं ना, समझ जाना आप लोग कि आरबीसी का जो कार्य है, कि ये कार्य, आरबीसी का जो कार्य है वो क्या है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है आरबीसी में, वो ऑक्सीजन का परिवहन कराएगा, और उसी में आयरन मौजूद होगा, जो क्या है, शक्ति प्रदान करेगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आरबीसी का काम होता है। ठीक,
और संख्या 50 लाख 5 मिलियन और लाइफ कितनी होगी लगभग 120 दिन। खत्म कहाँ पे होगी जाके, ये प्लीहा यानी पिल्ली में जाके खत्म होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी की कब्र, रेड ब्लड सेल की कब्र। ठीक, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट में कितनी संख्या होती है, 4000 से, सॉरी यहाँ 1000 लिखा है ना, सॉरी 10,000। ठीक, लगभग ल्यूकोसाइट की संख्या कितनी होती है, 4000 से 10,000 के बीच में, और लाइफ इसकी कितनी होती है, 2 से 4 दिन। तो जैसे इसका कुछ ना कुछ कार्य है, वैसे इसका भी कार्य होता है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है बॉडी। ठीक, अच्छा क्या कार्य होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जिंदा, मतलब वही बात होगी कि हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, हम लोग की बॉडी अगर स्वस्थ रहे तो उसके लिए क्या जरूरी है, दो चीजें जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। एक तो हमारे बॉडी में अच्छे से पोषक तत्व हम लोग को मिलते रहे, जो हम लोग खाने से ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे से पोषक तत्व मिलते रहे तो हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा हमारी जो है रोगों से रक्षा होती है। दूसरा हमारे क्या होगा, रोगों से रक्षा, यानी बीमारी ना हो। अगर बीमारी होगी तो हम लोग चाहे जितना अच्छा शरीर हो, चाहे जितना अगर हम लोग पोषक तत्व ले रहे हैं, अगर रोग कोई हो जाता है तो हम लोग का स्वास्थ्य बेकार हो जाता है। ठीक, तो स्वास्थ्य रहने के लिए पोषक तत्व हम लोग बाहर से ले लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोगों से रक्षा कैसे होगी। ठीक, तो रोगों से रक्षा हो जाती है तो बाद में दवा लेते हो, बात की बात है, लेकिन पहले कोई रोग ना हो जाए उसके लिए कौन है, उसके लिए हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होती है, ये हमारे शरीर में करती है रोगों से रक्षा, जिससे हम लोग का शरीर बना रहता है क्या, स्वस्थ। ठीक, अच्छा रोगों से रक्षा, देखिए रोग होते कैसे हैं, अगर मैं बात करूं तो रोग कैसे हो जाते हैं, बीमारियां कैसे होती हैं। तो वैसे तो बीमारियां देखिए 3 तरह की होंगी, एक होती है संक्रामक बीमारी, एक होती है असंक्रामक बीमारी, और एक होती है आनुवांशिक बीमारी। ठीक, असंक्रामक बीमारी का मतलब होता है हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी हो गई है, ठीक, उससे होता है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं किसी चीज की कमी, मान लीजिए शुगर, डायबिटीज की बीमारी है असंक्रामक, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है या घट गया है। बीपी की बीमारी है असंक्रामक। ठीक, लेकिन जो संक्रामक बीमारी होती है वो होती है संक्रमण से, और संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है, संक्रामक की बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो देखो बीमारी कोई भी खतरनाक होती है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा संक्रमण बीमारी जो देखी जाती है खतरनाक होती है, संक्रमण जो होता है वो ज्यादातर होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, जर्म्स, जर्म्स बोल सकते हैं, या हिंदी में जर्म्स या कीटाणु, इसको बोलते हैं इसको जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स। ठीक, तो देखो यही होते हैं संक्रमण के कारण, और संक्रमण से क्या होती है, संक्रामक बीमारियां होती है। ठीक, तो जो संक्रामक बीमारियां होती है वो खतरनाक होती है, वो कौन फैलाता है, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, और भी होते हैं प्रोटोजोआ, कीवी, फंगी, फंगी ये सब होते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन, बैक्टीरिया, वायरस और जर्म से फैलती है। तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो बाहर है, ठीक है, मान लो वो ब्लड में, सॉरी ब्लड कह रहे हैं, भोजन में हो सकती है हम लोगों के, एयर में हो सकती है, कोई वायरस एयर में है, हम लोग सांस ले रहे हैं, और सांस लेने के बाद वो सीधा जाएगा नाक में, और नाक से जाएगा फेफड़े में। तो अगर क्या होगा कि पावरफुल है वायरस, तो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी को खत्म कर देगा। लेकिन अगर वो वायरस नॉर्मल है और वो बैक्टीरिया नॉर्मल है, हम लोग की बॉडी में चली गई है, तो जो हमारा ब्लड है हमारे पूरे बॉडी में, हमने बताया जैसा कि पूरे शरीर में है, तो जो ब्लड है जहाँ पे वो बैक्टीरिया गया है वहां पे जाएगा, और उसमें से उपस्थित डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को तुरंत खत्म कर देगा, और तुरंत खत्म करके हमारी कर लेगा क्या, रोगों से रक्षा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, आरबीसी का काम होगा शक्ति प्रदान करना, हीमोग्लोबिन का काम होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होगा, हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब डब्ल्यूबीसी में भी देखिए कई डब्ल्यूबीसी होती है, एक नहीं होती, इसमें भी 3 4 5 होती हैं डब्ल्यूबीसी, वो समझ लीजिए। ठीक, जैसे कि एक पाई जाती है मोनोसाइट, ठीक, एक पाई जाती है लिम्फोसाइट, ठीक, एक पाई जाती है बेसोफिल्स, ठीक, एक पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स, एक पाई जाती है ईसिनोफिल्स। ठीक है, तो ये सारी ईसिनोफिल्स की स्पेलिंग देख लेना आप।
ठीक, तो ये सारी जो होती है ना, इतने तरह की होती है डब्ल्यूबीसी, जो सारे हैं रोगों से रक्षा करते हैं। तो देखिए ये जितनी की जितनी भी डब्ल्यूबीसी है, ये अलग अलग तरह की हैं। ये सारी क्या करेंगी, जैसे कोई बैक्टीरिया होगा, कोई वायरस होगा, कोई जर्म्स होगा, बॉडी में एंटर करेगा, तो ये सभी उस पर हमला करके क्या करेंगी, शरीर को रोगों से रक्षा करेंगी, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकेंगी, और हम लोग अच्छे से स्वस्थ बने रहेंगे, शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अलग अलग टाइप के हैं। इसमें ईओसिनोफिल्स क्या करती हैं, जब कभी जब कभी बॉडी में एलर्जी होगी, इन्फेक्शन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी एलर्जी में, तो ये बढ़ जाती है। ठीक, तो इसके बढ़ने से हम लोग एलर्जी का अंदाजा लगाते हैं। न्यूट्रोफिल्स, जब कभी कोई बैक्टीरिया समझो बॉडी में इंटर किया, तो क्या करेगी, ये संख्या में बढ़ जाएगी और बैक्टीरिया को खत्म करने लगेगी। ऐसे ही ये सारी सभी होती हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, और ये सारी मिलकर रोगों से अच्छे से रक्षा करते हैं और अच्छे से शरीर को स्वस्थ बना के रखते हैं। ठीक, तो कोई पूछेगा ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को। संख्या कितनी होती है, 4000 से 10,000 के बीच में, और लाइफ कितनी होती है इसकी, 2 से 4 दिन में। ठीक है, ये याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक, ये हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं, कौन सा भाग बचा है, प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो प्लेटलेट्स जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। जैसे इनका सबका अलग अलग वैज्ञानिक नाम है, टेक्निकल नाम है, वैसे इसका भी नाम है थ्रोम्बोसाइट। सॉरी, स्पेलिंग सही करते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसको बोलेंगे हम लोग थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ओके। तो ये क्या करती है, इसका भी मेन काम होता है, ये हमारी बॉडी में पहले तो जान लेते हैं होती कितनी है। ये पाई जाती है लगभग 1.5 लाख से 4 लाख, 4.5 लाख के बीच। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में ये पाई जाएगी। और इसका जो लाइफ होता है, उसको बोलते हैं 7 से 10 दिन। देखिए ये सारी चीजें, देखिए लाइफ में क्या होगा, लगभग लगभग चलता है सब। ठीक है, कहीं कहीं 2 से 4 दिन होता है, कहीं 7 से 10 दिन होता है। ठीक, ऐसे इसमें कहीं कहीं आपको 4 से 7 दिन मिलेगा, 7 से 10 दिन मिलेगा। तो ये सारी चीजें लगभग होती हैं, एवरेज में होती है, याद रखिएगा। ठीक, तो मोनो थ्रोम्बोसाइट इसका नाम होता है। प्लेटलेट्स का संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, और लाइफ कितनी होती है, 7 से 10 दिन। ओके, अब क्या होता है इसका काम, यानी इसका मेन काम होता है हमारे बॉडी में रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। अभी रक्त का थक्का देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी किसी की बॉडी में चोट लगती है, किसी के शरीर में चोट लगी, तो ब्लड निकलना का शुरू हुआ, तो कहीं से ब्लड निकलना शुरू होता है, तो उसको हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए इसे दबा के रखें, तो दबाने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, और एक टाइट टाइट स्किन के ऊपर लेयर बन जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रक्त का थक्का। तो जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स यानी ब्लड में प्लेटलेट्स अच्छे से होती हैं, तो जब कहीं चोट लगेगी, तो बॉडी से क्या होगा, ब्लड से क्या होगा, वो प्लेटलेट्स जो होंगी एयर के कांटेक्ट में आएंगी, और इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और क्या कर देंगी, जहां से खून निकल रहा है वहां प्लेटलेट्स आके क्या कर देंगी, रक्त का थक्का जमा देंगी, जिससे क्या होगा, खून रुक जाएगा। तो इसका भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लो चोट लगी और चोट लगने के बाद कभी रक्त का थक्का नहीं जमा और खून बहता गया, तो मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थ्रम्बोसाइट इसको बोलते हैं। संख्या होगी 1.5 लाख से 4.5 लाख, लाइफ होगी 7 से 10 दिन, और काम क्या होगा इसका, रक्त का थक्का जमाना मेन काम होगा। ठीक है, अच्छा, और क्या है, और इसमें क्या होता है कि आप लोग देखेंगे, डेंगू एक बीमारी होती है, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स ही डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्लेटलेट्स डेंगू में डाउन हो जाती है। ये नहीं होगा कि डेंगू हो गया है तो कभी कभी कहते हैं प्लेटलेट्स अगर डाउन हो गए किसी और कारण से, तो कह देते हैं कि डेंगू हो गया, ऐसा नहीं। प्लेटलेट कम होने का कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन जब डेंगू हुआ है तो उसमें हाँ अंदाजा लगा सकता है कि प्लेटलेट डाउन हो गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सारी चीजें। ये ब्लड का पहले जो प्लाज्मा को पढ़ लिया हम लोगों ने, अच्छे से समझ लिया उसका कार्य, और अभी क्या है, आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, और प्लेटलेट्स पढ़ लिया। सभी के नाम जान लिए, सभी की संख्या जान ली है, सभी की लाइफ जान ली है कितने दिन होती है, और सभी का काम जान लिया है। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही चीजें अच्छी हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें से। ठीक, अब हम लोग क्या समझ लेते हैं, रक्त के भाग हो गए। अब रक्त से संबंधित 2-3 बीमारियां समझ लेते हैं जो अक्सर देखने को मिलती हैं। रक्त से संबंधित बीमारी,
देखिए क्या होती है रक्त से संबंधित बीमारी। रक्त से संबंधित बीमारी की पहली बात करें तो हम लोग एक बीमारी आपने सुना होगा एनीमिया। एनीमिया। दूसरी हीमोफीलिया। अभी देखो एनीमिया में क्या होता है, इसमें हो जाती है शरीर में आयरन की कमी। यानी देखो हम लोग बोलते हैं खून की कमी से हो गया है क्या, एनीमिया। अभी क्या है, आयरन कहाँ पाया जाता है, हमने बताया ना आपको भी, ये है आरबीसी। आरबीसी के ऊपर है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के ही ऊपर क्या है, आयरन। ठीक। तो देखिए क्या होगा, जब शरीर में आयरन की कमी होगी तो डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन कमी होगी, हीमोग्लोबिन कमी होगी, किसकी कमी होगी, आरबीसी की। और शरीर ब्लड में जो होता है सबसे ज्यादा होता है आरबीसी, तो याद रखिएगा खून की कमी भी बोल सकते हैं इसमें, और आयरन की कमी भी बोल सकते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा 50 लाख होती है ना आरबीसी। तो आरबीसी कम होने का मतलब यही है कि खून भी कम हो गया है, प्लाज्मा भले ही है उसमें, लेकिन रुधिराणुओं में, सेल्स में कौन सबसे ज्यादा होती है, आरबीसी। तो खून की कमी भी बोल सकते हैं, खून की कमी से भी एनीमिया होता है, और आयरन की भी कमी से होता है, दोनों एक ही मतलब है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा।